नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश डेयरी पशुओं का सबसे बड़ा डेटाबेस बना रहा है। वर्ष 2025 तक सभी डेयरी पशुओं का मुंहपका और खुरपका रोग से बचाव के लिए टीकाकरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस महीने की 15 और 16 तारीख को उज़्बेकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश में तीनों सेनाओं में समन्वय के लिए सामान्य प्रचालन तंत्र उपलब्ध कराने के प्रयास तेजी से जारी। मौसम विभाग का अगले 3 दिन में गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान। और कोलंबो में सैफ अंडर-17 फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत आज बांग्लादेश के साथ खेलेगा। दोपहर समाचार में नीलम मलकानिया के साथ मैं कनकलता। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश में डेयरी पशुओं के ताजा आंकड़ों का संकलन करने के लिए सबसे बड़ा डेटाबेस बनाया जा रहा है और डेयरी क्षेत्र से जुड़े प्रत्येक पशु को इससे जोड़ा जाएगा। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा के इंडिया एक्सपो सेंटर और मार्ट में विश्व डेयरी सम्मेलन का उद्घाटन करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत का डेयरी क्षेत्र बड़े पैमाने पर उत्पादन की बजाय बड़े जनसमूह द्वारा उत्पादन करने के लिए जाना जाता है। उन्होंने कहा कि छोटे डेयरी किसानों के सामूहिक प्रयासों से भारत दुनिया में सबसे अधिक डेयरी उत्पाद करने वाला देश बन गया है। श्री मोदी ने कहा कि भारत में डेयरी क्षेत्र की प्रेरक शक्ति छोटे किसान हैं। पशुधन और दूध से जुड़े व्यवसाय भारत की हजारों वर्ष पुरानी संस्कृति का अभिन्न हिस्सा रहा है। हमारी इस विरासत ने भारत के डेयरी सेक्टर को कुछ विशेषताओं से सशक्त कर दिया है। विश्व के अन्य विकसित देशों से अलग भारत में डेयरी सेक्टर की असली ताकत छोटे किसान है। भारत के डेयरी सेक्टर की पहचान मास प्रोडक्शन से ज्यादा प्रोडक्शन बाय मासिस की है। श्री मोदी ने कहा कि 2014 में देश में 14 करोड़ 60 लाख टन दूध का उत्पादन किया गया था, जो अब बढ़कर 21 करोड़ टन हो गया है। यह करीब 44% की वृद्धि है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डेयरी क्षेत्र ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के साथ साथ दुनिया भर के करोड़ों लोगों की आजीविका का एक प्रमुख स्रोत भी है। डेयरी सेक्टर का सामर्थ्य न सिर्फ ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देता है, बल्कि ये दुनिया भर में करोड़ों लोगों की आजीविका का भी प्रमुख साधन है। मुझे विश्वास है ये समिट आइडियाज, टेक्नोलॉजी, एक्सपर्टाइज और डेयरी सेक्टर से जुड़ी परंपराओं के स्तर पर एक दूसरे की जानकारी बढ़ाने और एक दूसरे से सीखने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि डेयरी क्षेत्र में 75% योगदान नारी शक्ति का है। श्री मोदी ने उल्लेख किया कि सरकार एक संतुलित डेयरी पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने पर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि डिजिटल क्रांति डेयरी क्षेत्र तक भी पहुंची और डिजिटल भुगतान प्रणाली दुनिया भर के किसानों की मदद कर सकती है। भारत में हो रही डिजिटल क्रांति की वजह से डेयरी सेक्टर में ज्यादातर लेन देन बहुत तेजी गति से होने लगी है। भारत की डेयरी कोऑपरेटिव्स की स्टडी, उनके बारे में जानकारी, डेयरी सेक्टर में डेवलप किया गया डिजिटल पेमेंट सिस्टम दुनिया के बहुत से देशों के किसानों के बहुत काम आ सकता है। प्रधानमंत्री ने कहा कि डेयरी उत्पादन बढ़ाने के लिए देश में पशु आधार नामक बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण की प्रौद्योगिकी विकसित की जा रही है। पिछले कुछ वर्षों में लंपी चर्म रोग मवेशियों के लिए खतरा बना हुआ है और उनका जीवन बचाने के लिए स्वदेश में ही टीका तैयार कर लिया गया है। श्री मोदी ने कहा कि प्लास्टिक मवेशियों के लिए खतरा बन गया है और सरकार एक ही बार प्रयोग किए जाने वाले प्लास्टिक के उपयोग को खत्म करने के लिए संकल्पबद्ध है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि 2025 तक डेयरी के सभी पशुओं को मुंहपका खुरपका रोग से बचाने के लिए टीका उपलब्ध करा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि एक ही तरह की खेती करना एकमात्र समाधान नहीं है और इसमें विविधता की जरूरत है। उन्होंने कहा कि ये बात पशुपालन पर भी लागू होती है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इसीलिए भारत में स्वदेशी और संकर नस्ल दोनों पर ही ध्यान दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गोबर धन योजना डेयरी क्षेत्र के विकास का उदाहरण है। श्री मोदी ने कहा कि भारतीय डेयरी उद्योग सहकारी मॉडल पर आधारित है, जो छोटे और सीमांत डेयरी किसानों, विशेष रूप से महिलाओं को सशक्त बनाता है। भारत के डेयरी सेक्टर की असली कर्णधार महिलाएं हैं। इतना ही नहीं, भारत के डेयरी कोऑपरेटिव में भी 1/3 से ज्यादा सदस्य महिलाएं ही हैं। आप अंदाजा लगा सकते हैं, भारत में जो डेयरी सेक्टर 8.5 लाख करोड़ रुपए का है, जिसकी वैल्यू धान और गेहूं के कुल प्रोडक्शन से भी ज्यादा है, उसकी ड्राइविंग फोर्स भारत के ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाली महिलाएं हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार ने डेयरी क्षेत्र की बेहतरी के लिए कई कदम उठाए हैं, जिसके परिणाम स्वरूप पिछले 8 वर्षों में दूध उत्पादन में 44% से अधिक की वृद्धि हुई है। गुजरात के आणंद में अमूल डेयरी के प्रबंध निदेशक अमित व्यास ने आकाशवाणी से विशेष बातचीत में कहा कि शिखर सम्मेलन डेयरी क्षेत्र में श्रेष्ठ प्रथाओं और नई टेक्नोलॉजी को साझा करने तथा डेयरी के माध्यम से लोगों को सशक्त बनाने और उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के बारे में आयोजित हो रहा है। इस बार जो हमारा टॉपिक है वो लाइवलीहुड और न्यूट्रिशन का है। भारत का जो मॉडल है, कोऑपरेटिव मॉडल है, और जिसको हम बोलते हैं आनंद पैटर्न अमूल मॉडल कहते हैं। वो मॉडल को कैसे दूसरे देशों में, जहां पे अभी विकसित नहीं हुआ, उन देशों को विकसित अगर होना है तो क्या करना पड़ेगा, प्लस विश्व में क्या हो रहा है, नई डेवलपमेंट क्या है, टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट क्या है, प्रोडक्ट्स में डेवलपमेंट क्या है, दूध के अंदर क्या तकनीकें नई आ रही हैं, एनिमल की डिजीज में क्या डेवलपमेंट्स हुए हैं वर्ल्ड वाइड। तो चारों तरफ से विश्व के हर कोने से डेयरी इंडस्ट्री से जुड़े हुए क्षेत्र के जो निष्णात हैं वो यहाँ आते हैं और उनके साथ में टेक्निकल सेशंस होते हैं। उन सेशन में हम अपने व्यूज व्यक्त करते हैं और समिट के अंत पे इसको कंपाइल किया जाता है और इससे काफी कुछ सीखने को मिलता है। आकाशवाणी समाचार से बात करते हुए राजस्थान में उदयपुर की एक डेयरी किसान लक्ष्मी चौबीसा ने कहा कि सम्मेलन में साझा किए गए विचार उनकी मदद करेंगे और उन्हें आत्मनिर्भर बनाएंगे। पहले हम खुला दूध देते थे, पैसे बचते ही नहीं थे। अगर हम किसी कंपनी में दूध दे रहे हैं और उससे सदस्य जुड़े हुए हैं तो वो दूध हमारे कंपनी में जा रहा है, तो जो पैसे होते हैं वो भी हमारे खाते में आ जाते हैं 1 महीने में 3 बार, जिससे हमें कोई भी बड़ा काम करते हैं हमें फायदा मिलता है। छोटा बड़ा काम होता है, हम बैंक से पैसे कभी भी ला सकते हैं, बच्चों को पढ़ा सकते हैं, लिखा सकते हैं। तो पशुपालन 1 से हम 2 भैंस भी ला सकते हैं, 3 भी ला सकते हैं। तो हम इससे हम बेरोजगारी मिटा सकते हैं और आत्मनिर्भर बन सकते हैं। सम्मेलन 15 सितंबर तक चलेगा। इसमें उद्योगपति, विशेषज्ञ, किसान और नीति नियोजक भाग ले रहे हैं। सम्मेलन का विषय है पोषण और आजीविका के लिए डेयरी। सम्मेलन में 50 देशों के लगभग 1500 प्रतिनिधि हिस्सा ले रहे हैं। इस तरह का शिखर सम्मेलन भारत में 1974 में आयोजित किया गया था। एक रिपोर्ट। इस तरह का पिछला सम्मेलन भारत में लगभग आधी सदी पहले 1974 में आयोजित किया गया था। भारतीय डेयरी उद्योग इस मायने में अद्वितीय है कि यह एक सहकारी मॉडल पर आधारित है, जो छोटे और सीमांत डेयरी किसानों, विशेषकर महिलाओं को सशक्त बनाता है। सरकार ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कई कदम उठाए हैं और इसके परिणाम स्वरूप पिछले 8 वर्षों में दूध उत्पादन में 44% से अधिक की वृद्धि हुई है। भारत में सालाना करीब 210 मिलियन टन दूध का उत्पादन होता है और इससे 8 करोड़ डेयरी किसान सशक्त हो रहे हैं। इस सम्मेलन से भारतीय डेयरी किसानों को दुनिया की सर्वोत्तम प्रथाओं के बारे में जानकारी हासिल करने में भी मदद मिलेगी। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, ग्रेटर नोएडा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शंघाई सहयोग संगठन की बैठक में भाग लेने के लिए बृहस्पतिवार से उज्बेकिस्तान की 2 दिन की यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि सम्मेलन में संगठन के सदस्य देशों के नेता, पर्यवेक्षक राष्ट्र, संगठन के महासचिव, क्षेत्रीय आतंकवाद रोधी ढांचे के कार्यकारी निदेशक, तुर्कमेनिस्तान के राष्ट्रपति और अन्य आमंत्रित अतिथि भाग लेंगे। इस अवसर पर क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर भी चर्चा किए जाने की संभावना है। प्रधानमंत्री मोदी कुछ देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठकें भी कर सकते हैं।
विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन केन्या के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डॉक्टर विलियम सैमोई रूटो के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने के लिए कल केन्या जाएंगे। श्री रूटो केन्या के 5वें राष्ट्रपति हैं। विदेश मंत्रालय ने बताया कि यात्रा के दौरान श्री मुरलीधरन व्यापारिक कार्यक्रम में शामिल होंगे। उनका भारत के साथ व्यापार कर रहे केन्या के उद्योग और व्यवसाय जगत प्रमुखों से भी मिलने का कार्यक्रम है। इस महीने की 14 और 15 तारीख को श्री मुरलीधरन इरिट्रिया जाएंगे। वे इरिट्रिया के राष्ट्रपति इसाइस अफवर्की से मिलेंगे। फ्रांस के विदेश और यूरोपीय मामलों की मंत्री कैथरीन कोलोना 3 दिन की यात्रा पर कल भारत आएंगी। सुश्री कोलोना बुधवार को विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ द्विपक्षीय, क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर बातचीत करेंगी। बृहस्पतिवार को वे मुंबई में उद्योगपतियों से मुलाकात करेंगी। विदेश मंत्रालय ने कहा है कि फ्रांस के विदेश मंत्री की भारत यात्रा से व्यापार, रक्षा, जलवायु, प्रवास और गतिशीलता, शिक्षा तथा स्वास्थ्य क्षेत्रों में साझेदारी को और मजबूत बनाने का मार्ग प्रशस्त होगा। चीन में भारतीय दूतावास ने चीन में चिकित्सा पाठ्यक्रमों के प्रवेश के इच्छुक विद्यार्थियों के समक्ष आने वाली विभिन्न चुनौतियों के संबंध में विस्तृत परामर्श जारी किया है। दूतावास ने 2.5 साल के बाद पढ़ाई पूरी करने के लिए चीन लौटने की प्रतीक्षा कर रहे विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों द्वारा पूछे गए प्रश्नों के संदर्भ में ये परामर्श जारी किए हैं। चीन में भारत के दूतावास ने कहा है कि चीन में स्नातक चिकित्सा पाठ्यक्रम में प्रवेश के इच्छुक भारतीय विद्यार्थियों को विदेशी चिकित्सा स्नातक परीक्षा में बैठने से पहले चीन में डॉक्टरी करने के लिए लाइसेंस प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कल जारी परामर्श में भारतीय दूतावास ने स्पष्ट किया कि भारतीय विद्यार्थियों को राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट भी पास करनी होगी। चीन के विश्वविद्यालयों में पंजीकृत 20,000 से अधिक छात्र कोविड प्रतिबंधों और चीन के लिए भारत से सीधी उड़ान न होने की वजह से 2.5 साल से अधिक समय के बाद चीन लौटने का इंतजार कर रहे हैं। चीन ने वीजा देना शुरू कर दिया है, लेकिन सीधी उड़ान न होने की वजह से अन्य मार्गों से चीन की यात्रा करना उनके लिए बहुत महंगा पड़ रहा है। भारतीय दूतावास की वेबसाइट और ट्विटर हैंडल @EOI बीजिंग पर परामर्श का विस्तृत ब्यौरा देखा जा सकता है। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। सुनो ना, हाँ? सोच रहा हूँ अपना बिजनेस क्यों न बढ़ा लूं। तो रोका किसने है? हाँ? रोका तो किसी ने नहीं, पर समझ नहीं आ रहा कि मदद किससे मांगूं। मुझसे। तुमसे? तो अच्छा बताओ फिर। आकाशवाणी है ना, मैंने सुना है उसका नेटवर्क देश भर में फैला है। पर उससे मेरा क्या फायदा? देखो, फायदा है, जिस शहर में चाहो विज्ञापन की मदद से उपभोक्ताओं तक पहुँच जाओ। पर अब ये भी तो बता दो कि आकाशवाणी से संपर्क कैसे करूं? बहुत आसान है, मैं बताती हूँ। नंबर नोट करो, 870-001-4242। ओ 870-001-4242। हाँ। लो अभी फोन लगाता हूँ 870-001-4242 पर। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी अगर कर रहे हैं आप, तो ऑल इंडिया रेडियो की पेशकश अभ्यास है आपके लिए। इस बार का विषय है एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री और आप अपने सवाल हमें 14 सितंबर तक व्हाट्सएप करें 9289094044 पर या फिर ईमेल करें abhyas.airnews@gmail.com पर। आपका अभ्यास हमारा प्रयास। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा है कि देश में तीनों सेनाओं में समन्वय के प्रयास जारी हैं। आज नई दिल्ली में भारतीय सेना के लॉजिस्टिक सेमिनार को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री ने अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक ले जाने के लिए आवश्यक साजोसामान की मजबूत, सुरक्षित और तीव्र आपूर्ति प्रणाली पर बल दिया है। उन्होंने साझा प्रचालन तंत्र की आवश्यकता बताई ताकि एक सेना के संसाधन निर्बाध रूप से अन्य सेनाओं को उपलब्ध करवाए जा सकें। उन्होंने कहा कि सेनाओं में समन्वय से प्रचालन तंत्र को सर्वाधिक लाभ होगा। रक्षा मंत्री ने कहा कि सैन्य प्रचालन तंत्र एक अत्यंत महत्वपूर्ण पक्ष है जो किसी युद्ध के परिणाम निर्धारित करता है।
लॉजिस्टिक्स का दायरा और युद्ध में उनका रोल बढ़ता चला गया। वार की प्रिपेयर्डनेस के अनुरूप राइट टाइम और राइट प्लेस पर राइट क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ राइट आइटम्स सेनाओं के पास उपलब्ध हों, इसे इंश्योर करने में मिलिट्री लॉजिस्टिक सिस्टम की भूमिका भी स्वाभाविक रूप से बढ़ती गई। वार्स का सामना भले ही दशकों के अंतराल पर करना पड़े, पर मिलिट्री लॉजिस्टिक्स की तैयारी हमें हमेशा रखनी ही पड़ती है। श्री राजनाथ सिंह ने कहा कि प्रचालन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता एक महत्वपूर्ण घटक है और इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए देश में साजो सामान की आत्मनिर्भर आपूर्ति प्रणाली होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रचालन तंत्रों में एकीकरण और देश की आत्मनिर्भरता के लिए अनेक महत्वपूर्ण नीतियां बनाई हैं। इनमें राष्ट्रीय प्रचालन तंत्र नीति और पीएम गतिशक्ति प्लेटफॉर्म के माध्यम से बुनियादी ढांचा विकास पर विशेष रूप से ध्यान देना शामिल है। सेना अध्यक्ष जनरल मनोज पांडेय ने भारत को रक्षा साजो सामान में वैश्विक महाशक्ति बनाने के लिए प्रयासों में तालमेल पर बल दिया। वाराणसी की जिला अदालत ने ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में सुनवाई जारी रखने का निर्देश दिया है। अगली सुनवाई 22 सितंबर को होगी। अदालत ने मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज कर दी और कहा कि ज्ञानव्यापी श्रृंगार गौरी मामले में दायर याचिका सुनवाई योग्य है। जिला न्यायाधीश ए.के. विश्वेश ने मुस्लिम याचिकाकर्ताओं की पूजा स्थल अधिनियम की दलील खारिज करते हुए सभी याचिकाकर्ताओं से अगली सुनवाई तिथि 22 सितंबर तक अपना जवाब दाखिल करने को कहा। 5 महिलाओं ने ज्ञानवापी मस्जिद परिसर में श्रृंगार गौरी की दैनिक पूजा की अनुमति मांगते हुए याचिका दायर की थी। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद समिति ने कहा कि ज्ञानवापी मस्जिद वक्फ संपत्ति है। समिति ने दायर याचिका की सुनवाई पात्रता पर भी सवाल उठाए। अदालत के आज के फैसले को देखते हुए वाराणसी में धारा 144 लागू कर दी गई है। अपर महानिदेशक कानून व्यवस्था प्रशांत कुमार ने कहा कि राज्यव्यापी अलर्ट जारी किया गया है। फैसले से पहले हिंदू और मुस्लिम पक्ष के याचिकाकर्ताओं ने लोगों से शांति और सद्भाव बनाए रखने की अपील की थी। दिल्ली उच्च न्यायालय ने झारखंड मुक्ति मोर्चा प्रमुख और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को आय से अधिक संपत्ति मामले में राहत दी है। न्यायालय ने लोकपाल के समक्ष उनके खिलाफ चल रही सुनवाई पर रोक लगा दी। श्री सोरेन ने कार्यक्षेत्र के आधार पर सीबीआई द्वारा प्रारंभिक जांच का निर्देश देने वाली लोकायुक्त की कार्यवाही और आदेश को चुनौती दी थी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों से अपील की है कि वे केंद्र सरकार की उपलब्धियों के बारे में लोगों को बताएं और ये सुनिश्चित करें कि ये जनता तक पहुंचे। मुंबई के पास कल्याण संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में सरपंचों और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में उन्होंने ये बात कही। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस के ट्विटर हैंडल पर एक चित्र पोस्ट करने पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर निशाना साधा है। नई दिल्ली में मीडिया के साथ बातचीत में पार्टी प्रवक्ता संबित पात्रा ने राहुल गांधी से पूछा है कि क्या वे इस चित्र को ट्वीट कर देश में नफरत का माहौल पैदा करना चाहते हैं। उन्होंने कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा की आलोचना करते हुए कहा कि ये भारत तोड़ो आग जलाओ आंदोलन है। श्री पात्रा ने कहा कि भारतीय संविधान में हिंसा का कोई स्थान नहीं है। इस तस्वीर के माध्यम से बहुत ही सोच समझ करके कांग्रेस पार्टी ने एक संदेश भेजा है। Those who are associated with a particular ideology, they should be eliminated. They have no place in the politics. ये भारत जोड़ो है, ये आग लगाओ यात्रा है। गोवा सरकार ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को पत्र लिखकर भारतीय जनता पार्टी नेता सोनाली फोगाट की मौत की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई से कराने का आग्रह किया है। आज पणजी में संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि गोवा पुलिस ने इस मामले में जांच की थी जिसमें उसे कुछ सबूत मिले हैं। उन्होंने कहा कि हरियाणा के लोगों और सोनाली फोगाट के परिजनों की मांग पर गोवा सरकार ने ये पत्र लिखा है। सत्तारूढ़ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के नेतृत्व वाले वाम लोकतांत्रिक मोर्चे के एएन शमसीर को आज केरल विधानसभा का नया अध्यक्ष चुना गया। श्री शमसीर राज्य के 24वें विधानसभा अध्यक्ष हैं। उन्होंने 96 और कांग्रेस के नेतृत्व वाले यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट के उम्मीदवार अनवर सादात को 40 वोट मिले।
पूर्व अध्यक्ष एमबी राजेश के राज्य मंत्रिमंडल में शामिल होने पर नए अध्यक्ष का चुनाव किया गया है। और अब आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश डेयरी पशुओं का सबसे बड़ा डेटाबेस बना रहा है। वर्ष 2025 तक सभी डेयरी पशुओं का मुंहपका और खुरपका रोग से बचाव के लिए टीकाकरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस महीने की 15 और 16 तारीख को उज्बेकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश में तीनों सेनाओं में समन्वय के लिए सामान्य प्रचालन तंत्र उपलब्ध कराने के प्रयास तेजी से जारी। मौसम विभाग का अगले 3 दिन में गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तेज बारिश का अनुमान। और कोलंबो में सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत आज बांग्लादेश से खेलेगा। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण एनआईए ने अपराधी गुटों और संगठनों पर कार्रवाई के लिए आज देशभर में 60 स्थानों पर छापे मारे। इनमें दिल्ली, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पंजाब के स्थान भी शामिल हैं। दिल्ली पुलिस के विशेष प्रकोष्ठ द्वारा लॉरेंस बिश्नोई गुट, बाम्बिहा गुट और नीरज बवाना गुट के 10 सरगनाओं के खिलाफ गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत 2 प्राथमिकी दर्ज किए जाने के बाद एनआईए ये जांच कर रहा है। देशव्यापी टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 215 करोड़ 26 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। 4 करोड़ से अधिक लोगों को टीके की पहली खुराक दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि इस समय 47,176 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। स्वस्थ होने की दर 98.71% है। पिछले 24 घंटे में 5,975 मरीज स्वस्थ हुए। इस्पात मंत्रालय ने राष्ट्रीय धातुविद पुरस्कार 2022 के लिए आज से आवेदन आमंत्रित किए हैं। 5 श्रेणियों में इस पुरस्कार के लिए ऑनलाइन आवेदन अगले महीने की 11 तारीख तक भेजे जा सकते हैं। मंत्रालय ने बताया कि इस पुरस्कार का उद्देश्य लौह और इस्पात क्षेत्र में काम कर रहे धातु विज्ञानियों के उत्कृष्ट योगदान को रेखांकित करना है। भारत का सबसे बड़ा लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी देश की स्वतंत्रता के बाद पिछले 75 वर्षों से लोगों तक सूचना और समाचार पहुंचा रहा है। आकाशवाणी समाचार आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ श्रृंखला में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने का उत्सव मना रहा है। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के माध्यम से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्रता के बाद भारत की यात्रा के बारे में जानकारी देता है। आज की कड़ी में हम आपको भारत में पीली क्रांति के बारे में बता रहे हैं। इसका उद्देश्य खाद्य तेल उत्पादन में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। खाद्य तेल के उत्पादन में आत्मनिर्भरता प्राप्त करने के लिए विशेष रूप से सरसों और तिल के उत्पादन को बढ़ाने के लिए 1986-87 में शुरू की गई क्रांति को पीली क्रांति के रूप में जाना जाता है। पीली क्रांति का लक्ष्य 9 तिलहन है जो मूंगफली, सरसों, सोयाबीन, कुसुम तिल, सूरजमुखी, नाइजर, अलसी और अरंडी हैं। खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता को कम करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 अगस्त 2021 को तेल बीज और तेल पाम पर एक राष्ट्रीय मिशन की घोषणा की, जिसमें घरेलू उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 11,000 करोड़ रुपए से अधिक के निवेश से पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण किया जा रहा है। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। सरकार ये सुनिश्चित करेगी कि किसानों को उत्तम बीज से लेकर टेक्नोलॉजी उसकी हर सुविधा मिले। इस मिशन के तहत ऑयल पाम की खेती को प्रोत्साहन देने के साथ ही हमारी जो अन्य पारंपरिक तिलहन फसलें हैं उसकी खेती को भी विस्तार दिया जाएगा। डॉक्टर डीके यादव, एडीजी बीज, ICAR नई दिल्ली ने कहा कि सरकार का उद्देश्य भारत को तिलहन और खाद्य तेलों के उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। You can expect the enhanced yellow revolution. In the laboratory, we are integrating the modern genomic tools now. As the conventional breeding, generally the phenotyping is a problem.
So for many of the trades now, the various markers, either it is gene merit markers or the linked markers of different type of markers, they are available. And by using those markers, we are trying to introgress the desired traits in our mustard material. आकाशवाणी ने कृषि और शिक्षा मंत्रालय के सहयोग से कई आकाशवाणी केंद्रों पर फार्म और होम यूनिट्स की स्थापना की। देश भर में किसानों के लोकप्रिय किसान वाणी कार्यक्रमों के तहत तेल बीज और तेल पाम पर राष्ट्रीय मिशन के तहत खाद्य तेल की खेती को बढ़ावा देने के लिए किसानों के लिए सरकार के प्रोत्साहन से निरंतर अभियान चलाया जा रहा है। किसान पानी और मिट्टी के प्रबंधन, सामाजिक वानिकी, पर्यावरण संरक्षण, नए उच्च उपज वाले बीज और खेती के तरीकों के बारे में सीख रहे हैं। किसान उचित समय पर मौसम संबंधी परामर्श भी प्राप्त करते रहते हैं और यहाँ तक कि किसान आकाशवाणी के माध्यम से कृषि संबंधी सारी जानकारी भी ले सकते हैं। समाचार कक्ष से शिव प्रकाश मिश्र। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ कार्यक्रम ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज अलर्ट्स पर, यूट्यूब चैनल न्यूज ऑन AIR ऑफिशियल पर, न्यूज ऑन AIR ऐप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी सुना जा सकता है। आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ स्वतंत्रता के 75 वर्ष का उत्सव, जीवंत यात्रा की स्मृतियां, स्वतंत्र भारत की उपलब्धियां और कुछ रोमांचक पल सुनना न भूलें। आकाशवाणी के FM गोल्ड चैनल 100.1 मेगाहर्ट्ज और दूसरे चैनलों पर 15 अगस्त से प्रतिदिन प्रसारित श्रृंखला आजाद भारत की बात आकाशवाणी के साथ। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR न्यूज हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। क्या आप वरिष्ठ नागरिक हैं? क्या आपके मन में सेहत, आर्थिक, सामाजिक या भावनात्मक मुद्दों से जुड़ा कोई सवाल है? आकाशवाणी आपके लिए लेकर आया है कार्यक्रम एक कदम और बुजुर्गों के लिए, हर रविवार रात 9:30 बजे FM गोल्ड पर। आप अपने सवाल हमें व्हाट्सएप नंबर 9289094044 पर भेज सकते हैं या इस पते पर ईमेल कर सकते हैं एक कदम और AIRnews@gmail.com। ये आकाशवाणी है। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन में गुजरात, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में तेज बारिश की चेतावनी जारी की है। आकाशवाणी से विशेष बातचीत में मौसम विभाग के महानिदेशक मृत्युंजय महापात्र ने कहा कि इस महीने की 17 और 18 तारीख के आसपास बंगाल की खाड़ी में चक्रवात की आशंका को देखते हुए ओडिशा में अधिक वर्षा होने का अनुमान है। बे ऑफ बंगाल से जो एक लो प्रेशर सिस्टम डेवलप हुआ था 2 दिन पहले, वो साउथ ओडिशा, नॉर्थ आंध्र प्रदेश होते हुए आज सुबह साउथ छत्तीसगढ़ और एडजॉइनिंग एरियाज ऑफ विदर्भ और ईस्ट मध्य प्रदेश के ऊपर केंद्रीभूत है ये डिप्रेशन, और ये नॉर्थ वेस्ट वार्ड ईस्ट MP की तरफ बढ़ रहा है। इसके प्रभाव में सेंट्रल इंडिया में मानसून एक्टिव है और रेनफॉल भी जारी है। हमारा एक पूर्वानुमान है कि अगले 2 दिन में गुजरात, मध्य प्रदेश, नॉर्दर्न पार्ट्स ऑफ महाराष्ट्र में सभी जगह पर बारिश होने के साथ साथ कुछ इलाका में हेवी टू वेरी हेवी रेनफॉल हो सकता है, और ओडिशा, छत्तीसगढ़ और वेस्ट बंगाल में 1-2 जगह पर हेवी रेनफॉल भी हो सकता है। कोलंबो में सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में आज भारत का मुकाबला बांग्लादेश से होगा। ये मैच रेसकोर्स इंटरनेशनल स्टेडियम में अब से कुछ देर बाद 3:30 बजे खेला जाएगा। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा, देश डेयरी पशुओं का सबसे बड़ा डेटाबेस बना रहा है। वर्ष 2025 तक सभी डेयरी पशुओं का मुंहपका और खुरपका रोग से बचाव के लिए टीकाकरण किया जाएगा। प्रधानमंत्री इस महीने की 15 और 16 तारीख को उज्बेकिस्तान में शंघाई सहयोग संगठन शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। सम्मेलन में क्षेत्रीय और वैश्विक महत्व के मुद्दों पर चर्चा होने की संभावना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, देश में तीनों सेनाओं में समन्वय के लिए सामान्य प्रचालन तंत्र उपलब्ध कराने के प्रयास तेजी से जारी। और कोलंबो में सैफ अंडर 17 फुटबॉल चैंपियनशिप के सेमीफाइनल में भारत आज बांग्लादेश से खेलेगा। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।